डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है रिनेसेंस एंड रेफॉर्मेशन। बीए 5th सेमेस्टर का ये टॉपिक है, तो इनको आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिनेसेंस को देखते हैं। द रिनेसेंस वॉज ए कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट दैट टुक प्लेस इन यूरोप बिटवीन द 14th एंड 16th सेंचुरीज। रिनेसेंस कल्चरल और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है जो पूरे यूरोप में 14th सेंचुरी के आसपास स्टार्ट हुई और ऑलमोस्ट 16th सेंचुरी तक ये जाती है, कैरेक्टराइज्ड बाय ए रिवाइवल ऑफ क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन नॉलेज, आर्ट एंड वैल्यूज। और इसमें क्या था, इसमें क्लासिकल ग्रीक और रोमन लिटरेचर को, उनकी आर्ट, नॉलेज, वैल्यूज, जो कुछ भी एंशियंट ग्रीक और रोमन एज में था, उन सबको फॉलो किया जाने लगा। And marked by the emergence of iconic figures like Leonardo da Vinci, Michelangelo, Shakespeare and Galileo। इस मूवमेंट में हर फील्ड में बहुत से इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स, बहुत से इम्पोर्टेंट नाम सामने आए, जिनको हम बाद में आगे जाके डिस्कस करेंगे। इट एम्फसाइज्ड ह्यूमनिज्म, इंडिविजुअलिज्म एंड इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी। तो रेनेसेंस में क्या था, इसमें सबसे पहले तो ह्यूमनिज्म आया। ह्यूमनिज्म और रिनेसेंस ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई मूवमेंट्स हैं। इसके साथ साथ इस मूवमेंट में इंडिविजुअलिज्म पे फोकस किया गया और साथ साथ इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी हर माइंड में थी। लोग पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए और यही वजह थी कि ये जो रिवाइवल ऑफ लर्निंग थी, ये हर जगह पे हमें नजर आती है। जैसे कि रिनेसेंस वर्ड का लिटरल मीनिंग है रीबर्थ या रिवाइवल। तो ये रिवाइवल किस चीज की थी? ये रिवाइवल नॉलेज की थी, लर्निंग की थी। तो ये इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी थी। द रिनेसेंस बिगेन इन फ्लोरेंस, वन ऑफ द मेनी स्टेट्स ऑफ इटली। तो इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ? फ्लोरेंस से, जो कि इटली की सिटी स्टेट्स में से एक स्टेट थी। इटली में उस टाइम पर सिटी स्टेट्स थीं और हर स्टेट इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उनकी अपनी ट्रेड, कॉमर्स और हर चीज़ सेपरेट थी। इवन उनके कॉइन्स भी डिफरेंट थे। तो फ्लोरेंस जो है ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट और इम्पॉर्टेंट सिटी स्टेट थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थी। इसमें रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उनकी ट्रेड और कॉमर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो यहाँ से ही फिर ये रिनेसेंस पूरे यूरोप में फैला। फ्रॉम इटली द रिनेसेंस स्प्रेड थ्रू आउट यूरोप एंड ऑल्सो टू अमेरिकन, African and Asian territories ruled by the European colonial powers of the time। रिनेसेंस फ्लोरेंस से निकला और पूरे यूरोप में फैला। इवन यूरोप की डिफरेंट कॉलोनीज तक गया, या फिर वहाँ भी गया जहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। तो उन मिशनरीज के थ्रू उन एरियाज में, उन टेरिटरीज में भी रिनेसेंस पहुँचा। It had a different period and characteristics in different regions। तो जहाँ जहाँ ये गया वहाँ पर इसका टाइम पीरियड भी डिफरेंट है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिफरेंट है, क्योंकि एक चीज़ हर जगह एक ही तरीके से नहीं पहुँचती। वहाँ पहुँचते पहुँचते उसमें चेंजिंग्स आ जाती हैं और पहुँचने में टाइम भी लगता है। जैसे कि एक ट्रेंड दुनिया में कहीं स्टार्ट होता है, अब तो दुनिया ग्लोबल विलेज है, अब भी अगर एक ट्रेंड स्टार्ट होता है तो उसको दूसरे कंट्री या दूसरे रीजन तक पहुंचने में टाइम लगता है। तो इसी तरह से रिनेसेंस जब स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग टाइम जो है उस कंट्री का है जो जहां से ये स्टार्ट हुआ था, इटली। उसके बाद ये डिफरेंट रीजन्स में गया और डिफरेंट टाइम पीरियड और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ गया। It was felt in art, architecture, philosophy, literature, music, science, technology, politics, religion एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी। तो इसको इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जिंदगी की हर फील्ड में देखा गया, हर फील्ड में रिनेसेंस का इम्पैक्ट नजर आता है। अब हम देखते हैं कि रिनेसेंस स्टार्ट कैसे हुआ था। ये तो हमें हर जगह पता चलता है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं और इस टाइम पीरियड में इन्वेंशंस ये हुई और इसका लिटरल मीनिंग ये है, डेफिनेशन ये है। लेकिन ये स्टार्ट कैसे हुआ था, कहाँ से हुआ था? The fall of Constantinople in 1453 led to an influx of Greek scholars fleeing to Italy, bringing ancient texts and knowledge।
तो सबसे पहली बड़ी और मेन रीज़न ये है कि 1453 में जब कॉन्स्टेंटिनोपल पर अटैक हुआ और इसको कॉन्कर कर लिया गया, और यहाँ पे कौन आया था, कॉन्क्वेस्ट किनकी हुई थी, मुस्लिम्स की। तो मुस्लिम्स जब यहाँ पे आए, यहाँ पे रहने वाले ग्रीक स्कॉलर्स अपने साथ एंशिएंट टेक्स्ट और नॉलेज को लेकर इटली भाग गए, और वहाँ पे जाके जब इन्होंने ये सारी चीज़ें लोगों को दिखाई या लोगों ने पढ़नी शुरू की, तो फिर वहाँ से ये रिनेसेंस स्टार्ट हुआ। सेकेंड रीज़न है द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस 1440 allowed for widespread dissemination of classical text contributing to the Renaissance। दूसरी इंपॉर्टेंट रीज़न ये थी कि 1440 में प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हो चुकी थी, और यही रीज़न बनी उस सारे नॉलेज को, उन सारे एंशिएंट टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा, बहुत दूर तक फैलाने की रीज़न बनी। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हुई तो इससे टेक्स्ट को प्रिंट करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। इससे पहले जो मेथड्स थे वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, इसी वजह से लिखी हुई जो चीज़ें हैं या लिखे हुए जो वर्क्स हैं वो बहुत कम मिलते हैं। तो प्रेस के बाद, प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद टेक्स्ट बहुत रैपिडली पब्लिश होना शुरू हो गए, प्रिंट होना शुरू हो गए। इसके अलावा कुछ और भी इम्पॉर्टेंट रीजंस थी, जैसे कि इटली में मैंने बताया कि फ्लोरेंस की स्टेट बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड थी, तो यहाँ पे कुछ बहुत ही वेल्दी किस्म के लोग रहते थे, कुछ फैमिलीज बहुत ज़्यादा रिच थी। तो इन लोगों ने आर्टिस्ट, राइटर्स, थिंकर्स, फिलोसोफर्स, इस टाइप के लोगों को सपोर्ट करना शुरू किया। तो ये जो वेल्दी पैट्रन्स थे, इनकी वजह से भी रिनेसेंस बहुत तेजी से फैला। इटली की इन स्टेट्स का रिच होना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि देखें जहाँ पर लोगों के पास पैसा होता है, उन्हें खाने पीने के, रोटी के प्रॉब्लम्स नहीं होते, तो वो लोग, उनकी सोच डिफरेंट होती है। ऐसा इन्वायरमेंट, इस टाइप के लिटरेरी मूवमेंट जैसे कि ये रिनेसेंस है, इस टाइप की मूवमेंट के लिए वो एक परफेक्ट इन्वायरमेंट था। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो पहली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म मीन्स इंसान को इम्पोर्टेंस देना शुरू ही। इससे पहले डार्क एजेस में, मिडल एजेस में क्या था, उसमें रिलीजन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। मतलब इंसान की लाइफ जो है वो टोटली इस चीज़ पे डिपेंड करती थी कि उसने मर जाना है, उसने गॉड के सामने खड़े होना है और आंसर करना है। लेकिन जब रिनेसेंस आया तो इसमें मैन को इम्पोर्टेंस दी गई। इस तरह से ह्यूमनिज्म एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। फिर है रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग। तो रिनेसेंस में क्लासिकल लर्निंग, क्लासिकल्स हम किन्हें बोलते हैं, एंशिएंट ग्रीक और रोमन राइटर्स को, उनके वर्क्स को हम क्लासिकल बोलते हैं। तो ये जो था, ये सिर्फ लिटरेचर में नहीं था, बल्कि आर्ट, कल्चर और उनके वर्क्स, हर चीज़ जो है एंशिएंट ग्रीक्स और रोमन्स की दोबारा से रिवाइव की गई। आर्टिस्टिक इनोवेशंस, इस तरह से लिटरेचर में भी बहुत सी चेंजिंग्स आई, बहुत सी आर्टिस्टिक टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करवाई गई, या फिर वो टेक्निक्स जो एंशिएंट ग्रीक और रोमन राइटर्स यूज़ करते थे उन्हें फॉलो करना शुरू हुआ। जैसे कि आप देखें, ट्रेजिडी में 5 एक्ट्स को स्टार्ट किया गया, मतलब 5 एक्ट्स में ट्रेजिडी लिखी जाने लगी, और फिर उसमें कोरस भी होता है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो एंशिएंट ग्रीक और रोमन राइटर्स यूज़ किया करते थे। इसी तरह साइंटिफिक डिस्कवरीज थी। जब हर फील्ड में रिवाइवल हुई तो साइंस में कैसे ना होती। तो साइंस में हमें मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी और इसके अलावा बहुत सी इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स नज़र आती हैं। क्यूरियोसिटी एंड इंक्वायरी। रिनेसेंस में क्यूरियोसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट था। इस क्यूरियोसिटी की वजह से ही नई नई चीज़ें ढूंढी गई, रिवाइवल हुई। देखें, ये नई चीज़ जानने का ही उनका ये इंटरेस्ट था। यही वो इंटरेस्ट, यही वो क्यूरियोसिटी या इंक्वायरी की फीलिंग थी जिसकी वजह से उन्होंने एंशिएंट राइटर्स को इतना डीपली पढ़ा, उसको क्रिटिकली एनालाइज किया, उसको जज किया, फिर खुद अडॉप्ट किया। अब अगर हम इस पीरियड में इन्वेंशंस की बात करें तो सबसे पहली इन्वेंशन है प्रिंटिंग प्रेस की, जो कि 1440 में हुई। उसके बाद 1492 में कोलंबस इंडिया को ढूंढने निकला था, लेकिन वो अमेरिका जा पहुंचा, और ये तो आप सब बहुत अच्छे से ही जानते होंगे। फिर 1606 में डच नेविगेटर विलियम जेन्सून ने ऑस्ट्रेलिया डिस्कवर किया, जैसे कोलंबस ने अमेरिका किया था। इसी तरह 1522 में वान सेबेस्टियन एल्केनो ने फर्स्ट टाइम ग्लोब को सर्कम नेविगेट किया। इस मूवमेंट की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि इसमें रिलीजन से फोकस हट गया
और सब चीज़ें जो है वो सेक्युलरिज्म की तरफ जाने लगी। फिर इसके साथ साथ ट्रेड और अर्बनाइजेशन भी हुई, पैट्रनेज और स्पॉन्सरशिप भी। अब पैट्रनेज और स्पॉन्सरशिप आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे कि एलिजाबेथन एज में हम देखते हैं कि ड्रामा बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया, ड्रामा बहुत ज़्यादा पीक पे गया। तो इसकी रीज़न क्या थी? ड्रामा को पैट्रनाइज किया गया था क्वीन एलिजाबेथ ने, और इसके साथ साथ बहुत से और भी पैट्रन्स थे जिनकी वजह से ड्रामा बहुत ज़्यादा इस एज में फ्लरिश हुआ। अब हम देखते हैं कि रेनेसेंस ने लिटरेचर पे क्या इम्पैक्ट डाला। तो पहला क्या हुआ कि क्लासिकल फॉर्म्स को यूज़ करना शुरू कर दिया, लोगों ने क्लासिकल फॉर्म्स को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, जैसे कि सोनेट, ओड, ट्रेजिडी, ये एंशिएंट फॉर्म्स थी, तो इनको दोबारा से राइटर्स ने स्टार्ट कर दिया। लिटरेचर में बहुत से नए जॉनरास सामने आए, जैसे कि एसे, ऑटोबायोग्राफी, नॉवल। इसके साथ साथ लिटरेचर ह्यूमन सेंटर्ड हो गया, मतलब इसमें रिलीजन का हिंट बहुत कम मिलने लगा। इससे पहले जितनी भी ड्रामा लिखे जाते थे, ड्रामास नहीं थे बल्कि उनको मिरेकल और मोरालिटी प्लेस कहते थे, तो उनमें हमें रिलीजन नज़र आता था। और इसके अलावा अगर कोई पोइट्री भी लिखी जाती थी तो उसमें भी हमें रिलीजन नज़र आता था। लेकिन रेनेसेंस की वजह से लिटरेचर जो था ये ह्यूमन सेंटर्ड हो गया। रेनेसेंस की वजह से ही जो कॉमन लैंग्वेजेस थी, जो लोगों की नेटिव और अपनी लैंग्वेजेस थी, उन पर फोकस दिया गया, जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच और इटालियन। लेकिन इससे पहले लैटिन लैंग्वेज बोली जाती थी, तो लैटिन से फोकस हट गया और जो उनकी अपनी लैंग्वेजेस थी उन पर जो है ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। फिर है ग्रोथ ऑफ ड्रामा। हमें यहाँ पे ग्रोथ ऑफ ड्रामा भी नज़र आती है, और ये किस वजह से थी? ये रिनेसेंस का इम्पैक्ट। लास्ट इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट क्या हुआ? रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन ग्रीक मैथोलॉजी। तो ग्रीक मैथोलॉजी को राइटर्स ने, मतलब ड्रामेटिस्ट हो गए, पोइट्स हो गए, इन्होंने अपने वर्क्स में यूज़ करना शुरू कर दिया, और हमें बहुत जगह पर ग्रीक मैथोलॉजी देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर्स देखें, विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन, एडमंड स्पेंसर, दांते एलिग्री, पेट्रार्क, बोकाचियो। अब हम स्टार्ट करते हैं रेफॉर्मेशन। इसकी डेफिनेशन देखने से पहले मैं आपको ये बता दूं, रेफॉर्मेशन वर्ड जो है ये रीफॉर्म से निकला है। रीफॉर्म का मतलब है किसी चीज को ठीक करना, मतलब अगर कुछ गलत हो रहा है तो सिंपल सी बात है, रीफॉर्म भी वहीं पे ही होगा ना जहाँ पे कुछ ना कुछ गलत है। तो इस तरह से रेफॉर्मेशन जो है ये चर्च को ठीक करने के लिए आई थी। तो वो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द रेफॉर्मेशन, ऑल्सो नोन एज द प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन एंड यूरोपियन रेफॉर्मेशन, was a major theological or religious movement in Western Christianity in 16th century Europe that aimed at reforming the Catholic Church। तो आपने देखना है कि पहला पर्पस क्या था कि कैथोलिक चर्च को रिफॉर्म करना, ठीक करना, प्रोमोटिंग बिब्लिकल इंटरप्रिटेशन, फिर बाइबल की इंटरप्रिटेशन को प्रमोट करना, मतलब उसको ट्रांसलेट करना कॉमन लैंग्वेज में, और उसकी जो इंटरप्रिटेशन है उसको फैलाना, एंड चैलेंजिंग पेपल अथॉरिटी। पेपसी या पेपल मीन्स किसी भी पोप का किसी जगह पर या किसी चर्च में रहने का टाइम पीरियड या ड्यूरेशन, लीडिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोटेस्टेंट चर्चेस एंड रेफॉर्मेशन ऑफ वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी। तो ये सारी चीज़ें किस तरफ लेके गई कि प्रोटेस्टेंट चर्चेस बन गई, और उसके साथ साथ फिर वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। तो इसी वजह से इसे प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन या यूरोपियन रेफॉर्मेशन भी कहते हैं, और ये एक रिलीजियस और थियोलॉजिकल मूवमेंट है जो कि 16th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी। टुवर्ड्स द एंड ऑफ रिनेसेंस द रेफॉर्मेशन मार्क द बिगिनिंग ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म। तो अब हम देखते हैं कि रिनेसेंस का ऑलमोस्ट एंड हो रहा है, ये अपनी एंडिंग की तरफ जा रही है, लेकिन रेफॉर्मेशन जो है अब पीक पे आ रही है, और यहाँ पे प्रोटेस्टेंटिज्म का स्टार्ट हो रहा है। द प्रोटेस्ट रेफॉर्मेशन is usually considered to have started on 31st October 1517 with the publication of the 95 Theses authored by Martin Luther। रेफॉर्मेशन का स्टार्ट कब हुआ? 31 अक्टूबर 1517 को मार्टिन ल्यूथर, जो कि रेफॉर्मेशन के सबसे बड़े लीडर थे, इन्होंने एक एसे पब्लिश किया था जिसका नाम था 95 थीसिस, और कहा जाता है कि यहाँ से ही प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन स्टार्ट हुई। अब पर्पस क्या था इस मूवमेंट का?
This movement was intended against the growing corruption of the Pope of Rome and his deputies। तो यहाँ पे आपको पहले एक चीज समझनी है कि उस टाइम पे यूरोप में सारी चर्चिस का जो हेड होता था वो पोप ऑफ रोम होता था और वहां पे बहुत ज्यादा करप्शन थी। अब अगर पोप ऑफ रोम ही करप्ट होगा या उसके मिशनरीज या डेप्टीज ही करप्ट होंगे तो बाकी लोग करप्ट कैसे नहीं होंगे। तो यहाँ पे इस मूवमेंट का मेन पर्पस चर्च में से करप्शन को खत्म करना था। अब यहाँ पे आपको याद होगा कैंटरबरी टेल्स में भी हमने कुछ रिलीजियस कैरेक्टर्स पढ़े थे और वो जितने भी रिलीजियस कैरेक्टर्स थे वो सारे के सारे बहुत ज्यादा करप्ट थे। इट्स एम वॉज टू टेक क्रिश्चियनिटी बैक टू द ओरिजिनल रिलीजन ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड द होली बाइबल। तो इसका मेन पर्पस क्या था कि क्रिश्चियनिटी को अपने असल रिलीजन की तरफ वापस लेके जाया जाए, वो रिलीजन जो जीसस क्राइस्ट का था और वो रिलीजन जो होली बाइबल में बताया हुआ है। Henry VIII was the father of English Reformation, the man who severed England from the Roman Catholic Church and permanently changed the nature and role of Parliament। तो हमें इंग्लिश रेफॉर्मेशन में हेनरी VIII का जो रोल है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट मिलता है। हेनरी VIII कौन थे? ये क्वीन एलिजाबेथ के फादर थे। इन्होंने अपनी चर्चिस को पोप ऑफ रोम से अलग कर लिया और अपने आप को चर्च का हेड डिक्लेयर कर दिया और इस तरह से ये इंग्लिश रेफॉर्मेशन में हेनरी VIII बहुत इम्पोर्टेंट हैं। रेफॉर्मेशन के इम्पोर्टेंट फिगर्स में मार्टिन ल्यूथर हैं। मार्टिन ल्यूथर ये वो नहीं है जिनकी स्पीच आई हैव ए ड्रीम आपने पढ़ी होगी। ये वो मार्टिन ल्यूथर हैं जो कि रेफॉर्मेशन मूवमेंट में आए, बहुत पहले आए। ये जर्मन टीचर और मंक भी थे। इसके साथ साथ जॉन कैल्विन और हेनरी VIII ये इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनकी वजह से ही वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी टू पार्ट्स या टू सेक्ट्स में डिवाइड होगी, एक कैथोलिसिज्म और दूसरा प्रोटेस्टेंटिज्म। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक रिनेसेंस एंड रेफॉर्मेशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी क्योंकि मैंने भी कोशिश की है कि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना करूं। तो इसको अच्छे से समझ लें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।